पर दे रहा हूँ। अब क्या होगा सर, हमने तो पैसे दिए इसलिए दे रहे हो। अबे भाई, जब स्कूल में जाके जब टीचर पढ़ाएगा तो जब तो सरकार देगी ना पैसा, लेकिन टीचर तो उसी के अनुरूप सारी चीज यहाँ पर करेगा। इस वाली बात को आप लोग यहाँ पर समझिए। कितने लोगों के साथ ये हुआ था, जो मैंने अभी एग्जाम्पल दिया, स्कूल में होता था ना ये। ठीक है, तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बड़ा महत्वपूर्ण होता है। शिक्षण अधिगम जो प्रक्रिया होती है, कौन सा बचा भाई इसका दोस्त? इमोशंस। कौन सा बचा? आपके बच्चे इमोशंस, यानी कि लर्न, संवेग। ठीक है, आपके बच्चे क्या? इमोशंस यहाँ पर बचे, यानी कि जो संवेग यहाँ पर होते हैं। अब हमारे अंदर कौन कौन से संवेग होते हैं भाई? जैसे हमारे अंदर हम लोग खुशी है तो जोए, मान लीजिए हमें डर हो गया तो क्या हो गया? फियर। ठीक है, जो यानी कि डर यानी कि फियर। मान लीजिए हम लोग उदास है तो सैड। ठीक है, या मान लीजिए हमें कुछ एकदम देखकर आश्चर्य हो गया। तो ये हमारे अंदर बहुत सारी इमोशंस है, और ये इमोशंस कैसे होते हैं? बाय बर्थ होते हैं। ध्यान रखना, ये इमोशंस एनवायरनमेंट के थ्रू नहीं होते। ठीक है, ये तो बाय बर्थ होते हैं। आपने देखा कि जैसे छोटा बच्चा है तो छोटे बच्चों को जैसी भूख लगती है तो रोना शुरू कर देता है। तो रोने वाला इमोशंस हमारे अंदर बाय बर्थ आया ना। ऐसा तो है नहीं कि किसी ने बता दिया हो कि भाई जैसी मान ले तुझे कोई तेरी बात पूरी ना करे तो तुझे उस टाइम पर रोना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप अपने घर वालों से कहो कि जी मुझे जो है ना लव मैरिज करनी है, आपके घर वाले कहेंगे आ जाओ कमरे में आ जाओ, आराम से गेट बंद करके आगे के बारे में तुमसे पूछा जाएगा। तो आपको आश्चर्य होगा, मेरे घर वालों ने इतनी बड़ी बात यार कह दी, इतने बढ़िया मेरे घर वाले। तो आपको आश्चर्य हुआ, इमोशंस आपके अंदर आश्चर्य का आया। जैसे आप घर के अंदर घुसे तो तुरंत आपके पिताजी ने गेट की कुंडी लगा ली, तो आपको डर चढ़ गया कि पापा गेट की कुंडी लगाने की क्या जरूरत है, तो खुले में बात कर सकते हैं। नहीं नहीं, कर लेंगे खुले में बात, कुंडी लगा लेने दो। और पापा ये इतना बड़ा लटकी और रख रखा है। तो आपके अंदर इमोशंस कैसा आया? डर वाला। फिर पिताजी कहेंगे अच्छा बताओ किससे शादी करनी है भाई, खुल के बताओ, उससे शादी करवाऊंगा। तो आपको खुशी हो गई, पापा ऐसे है वो फलानी लड़की है और कई सालों से साथ में है, सोच रहे थे आपको बता दे लेकिन सही समय नहीं था, तो अब बता दिया जाए। ठीक है, पिताजी कहेंगे बेटा लेकिन तुम्हारी तो पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई, नौकरी भी अभी नहीं लगी है, आगे का कैसे काम होगा? कि जी वो सब मैं देख लूंगा। यहाँ पर खूब मतलब आनंदित है, आपके इमोशंस आनंदित वाले हैं। लेकिन उसके बाद आपके पिताजी ने जो दमदार ठुकाई करी है, जो लट हर जगह यहाँ पर लगे हैं, उसके बाद जो इमोशंस यहाँ पर निकलेगा वो खुशी वाला इमोशंस यहाँ पर नहीं निकलेगा। अगर मान लीजिए आपके एग्जाम चल रहा है, एग्जाम डेट सर पर है, पेपर नजदीक है, और आपकी ये वाली बात होगी कि उस लड़की से प्यार करते हो, उसके घर वाले शादी करा रहे हैं, तो आपने अपने घर में बोला तो आपके घर वालों ने ठोक दिया। अब क्या करें कि पेपर की तैयारी करूं या उसकी तैयारी करूं? पहले तो मेरे घर वाले भी ठोक रहे हैं, अब उसके घर वाले ठोकेंगे। वो भी कहेंगे कि बेटा हम तैयार है, बस तू आ जा एक बार शादी में, शादी में आके एक बार तू खाना खा के चला जा। तो आपके जो कोग्निशन है ना, ध्यान रखना। ठीक है, कोग्निशन और इमोशंस के बारे में आप लोग यहाँ पर पढ़ोगे। तो जो आपका कोग्निशन है, जो आपका कोग्निशन है भाई, आपके घर के अंदर ठुकाई हो गई। कोग्निशन को हिंदी में बोलते हैं संज्ञान। तो आपकी ठुकाई हो गई भाई, घर वालों ने ठुकाई कर दी। अब लड़की के पिताजी पे फोन कर दिया, ये ऐसे सब बात है और मैं लड़की से शादी करना चाहता हूँ, मर जाऊंगा या मार जाऊंगा। तो लड़की का पिताजी कह रहा बेटा कुछ मत कर, कोई मरना मारना नहीं है, हम करवाएंगे तेरी शादी, इसी मंडप में करवाएंगे, बस तू एक बार आ जा और खाने पीने की व्यवस्था तेरे लिए। तो आपका कोग्निशन फिर क्या बताएगा? ना बेटा अब नहीं जाना, ये जो मुझे बुला रहे हैं ना और कह रहे हैं तुझे खाना खिलाएंगे और ये करवाएंगे, अब नहीं जाना। तो आपका जो कोग्निशन है, ध्यान रखना, आपका जो संज्ञान है, उस संज्ञान ही आपको कहता है नहीं जाना है। वो कौन सा एक कोट आता है, बुलाती है मगर जाने का नहीं, वो कोट सुना है ना आपने? तो आपका क्या बताएगा? ये जो आपका संज्ञान है ये आपको इंफॉर्मेशन देगा। संज्ञान क्या देगा? इंफॉर्मेशन देगा, बेटा जाना नहीं है, खूब ठुकाई होगी तेरी बढ़िया जाके। ठीक है, तो इमोशंस का लर्निंग के साथ में भी पॉजिटिव संबंध है। अगर आप लोग इमोशनल तौर पर परेशान हो तो आपकी लर्निंग का ग्राफ बढ़ जाता है। और इमोशंस का कोग्निशन के साथ भी यहाँ पर एक संबंध यानी कि रिलेशन देखने को मिलता है। और ये एक दूसरे को प्रभावित भी इसी प्रकार से करते हैं, एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। क्यों? क्योंकि आपका कोग्निशन बता देगा कि बेटा जाना नहीं है किसी भी हालत में। समझ गए भैया आप लोग इसके बारे में? हाँ, बुलाती है मगर जाने का नहीं। तो इनके बीच में भी यहाँ पर संबंध है। ठीक है, इस वाली बात को आप लोग यहाँ पर समझिए। ठीक, कौन सा बचा भाई अगला? सारे हो गए, डेवलपमेंट हो गया, शिक्षण हो गया, मैच्योरेशन होगी, नॉलेज हो गई, इमोशन यहाँ पर हो गया, और मोटिवेशन। अब बात करते हैं मोटिवेशन की।
इसकी बात करते हैं हम लोग, बात करते हैं मोटिवेशन की, बात करते हैं अभिप्रेरणा की, बात करते हैं मोटिवेशन की, बात करते हैं अभिप्रेरणा की, बात करते हैं। अब देखिए, मान लीजिए आप लोग चले गए कि जो होगा देखा जाएगा, मरूंगा ही तो लड़की के लिए, चलो चले जाते हो उसके घर पे, ठीक है, शादी में। तो पिताजी ने कहा, ओ बेटा बैठ जाओ यहाँ पर, ठीक है, आप बैठ गए। तो पिताजी कहेगा, जी करते क्या हो? जी मैं तो कुछ भी नहीं करता। अच्छा कुछ काम धंधा करते हो? जी वो भी नहीं करता मैं। अच्छा पिताजी क्या करते? जी पिताजी तो कुछ भी नहीं करते, खेती करते, वो भी छोड़ रखी है, और साथ में 2 मर्डर भी कर रखे हैं। तो पिताजी, लड़के घर वाला कहेगा, तो कंजड़ों में तुम्हारे हाथ में कैसे दे सकता हूँ अपनी लड़की का हाथ? कहेंगे जी मैं खुश रखूंगा, मेहनत करके खाऊंगा कमाऊंगा, इसे भी यहाँ पर रखूंगा। वो कहेगा नहीं नहीं, ये वाली बात ठीक नहीं है। तुम पहले, सबसे पहले जॉब लो, अपना कोई टीचिंग का तुमने कोर्स करवा रखा है ना, उस टीचिंग के एग्जाम को पास करो। अगर तुमने वो एग्जाम पास करा तो मैं तुम्हें अपनी लड़की यहाँ पर सौंप दूंगा। तो आप लोग यहाँ पर मोटिवेट हो गए। क्या हो गए? आप लोग मोटिवेट हो गए यहाँ पर कि चलो यार मोटिवेशन मिल गई, और कि अगर मेरी मतलब शादी होनी है तो भाई उससे पहले नौकरी लेनी पड़ेगी। तो जब आप मोटिवेट यहाँ पर हो जाओगे, और ध्यान रखना जो मोटिवेशन आपको मिलेगा वो इंट्रिंसिक मिलना चाहिए, वो आपका आंतरिक मिलना चाहिए, कि कुछ भी हो जाए किसी भी हालत में, क्या ये डीएसएसबी, सीटेट, सुपर टेट, टेट एग्जाम, कुछ नहीं, सारे पास कर जाऊंगा, टॉपर और बनूंगा, लड़के का हाथ मिलूंगा, हाथ लूंगा, ठीक है। तो जब आप मोटिवेटेड हो जाओगे, मोटिवेशन क्या होती है? मतलब बेसिकली आपकी एक आंतरिक एक शक्ति होती है, एक इंटरनल पावर होती है, जो आपके गोल, लक्ष्य को अचीव करने में आपको हेल्प करती है। तो जब आप मोटिवेटेड हो जाओगे तो आपका लर्निंग का ग्राफ भी बढ़ेगा ना। जैसा आप लोग अभी तैयारी कर रहे हो, धीरे धीरे करके तैयारी करते जाओगे, फिर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सोल्व करोगे, तो आपका मोटिवेशन लेवल बढ़ेगा कि यार हाँ हम भी कर सकते हैं, जब सब लोग पास कर सकते हो। तो इसलिए लर्निंग और मोटिवेशन का भी आपस में एक गहरा संबंध यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। समझ गए भैया आप लोग इसके बारे में? ठीक है, हाँ सर, आप कल पे की अच्छी कहानी सुनाई है, ठीक, समझ में आ गई ना? सभी का आपस में संबंध देखने को मिल गया ना। अच्छा कितने लोग ये मोटिवेटेड है? किसी के साथ ऐसा है, लड़की नहीं कही हो या उसके घर वाले ने कि एक बार एग्जाम पास कर ले, नौकरी ले ले, तब तुझे करवाएंगे? क्या कोई ऐसा है? काजल कह रही है एक्सटर्नल है, बाह्य है। देखो बाह्य तो तब हो जाएगा ना, लड़का सोचेगा चलो नौकरी लग गई तो ठीक है, इससे कर लूंगा, वरना कोई दूसरी मिल जाएगी। इंटरनल आपका आंतरिक होता है, बाह्य आपका बाहरी कारकों से प्रभावित होता है, किसी पुरस्कार की वजह से, किसी पनिशमेंट की वजह से, ठीक है। ये वाली बात आप लोग समझ गए। यहाँ तक कोई चीज ऐसी है जो आपकी समझ में नहीं आई हो अभी तक? इन पॉइंट्स में से कोई चीज ऐसी है जो अभी तक आपकी नहीं आई हो? आपस में संबंध आप लोगों ने जाना, और इन चैप्टर्स को आप डिटेल में पढ़ोगे, डेप्थ में मैं आपको पढ़ाऊंगा मोटिवेशन क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है। आज तो मैं सिर्फ आपका इसका संबंध बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए आगे हम पढ़ते हैं। यहां तक आपको कोई दिक्कत तो नहीं हुई किसी प्रकार से? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी भी कंसेप्ट के बारे में जो मैंने आपको बताया? मेरे साथ हुआ है सर जी, किस्मत भी है, ठीक है। सर जी एक्सटर्नल मोटिवेशन क्यों नहीं होगी? देखो ठीक है, शादी का लालच आपके लड़की के घर वाले ने दे दिया, कि भाई एक तरीके का पुरस्कार दे दिया कि एग्जाम पास हो गया तो मतलब आपको हम लोग यहाँ पर दे दे। पर यार उस व्यक्ति को खुद से ही वो आंतरिक तौर पर इतना मोटिवेटेड है, अपनी जान रिस्क पे लेकर वहां पे चला गया कि नहीं मुझे इसी से शादी करनी है। वो इंटरनल तौर पर मोटिवेटेड है, वरना वो जाता ही नहीं, पता है कि वहां भी लठ लग जाते, ठीक है। तो जो व्यक्ति किसी काम को करने के लिए आंतरिक तौर पर मोटिवेटेड होता है, सबसे बेस्ट मोटिवेशन के अंदर वो काउंट होता है, और वही आपको यहाँ पर बनना है। कोई डाउट नहीं है? नो डाउट, ठीक है। अब देखिए जब मैं बात कर रहा था यहाँ पर आपके अधिगम की बात कर रहा था, जब मैं बात कर रहा था आपके अधिगम की, लर्निंग की यहाँ पर बात कर रहा था। अब देखिए लर्निंग का जो एक कह सकते हो जो हमारा मनोविज्ञान है, संप्रदाय है, मनोविज्ञान है, जो साइकोलॉजी है, उसके अनेक संप्रदाय, अनेक स्कूल से यहाँ पर हुए। जैसे आप लोग ज्यादातर क्या पढ़ते हो? आप लोग रचनावाद पढ़ लेते हो, कंस्ट्रक्टिविज्म पढ़ते हो, कोग्निटिविज्म यानी कि संज्ञानवाद पढ़ लेते हो, गेस्टाल्टवाद पढ़ लेते हो, या व्यवहारवाद आप लोग पढ़ते हो। तो ज्यादातर आप लोग 3 संप्रदाय मनोविज्ञान के, ओ सॉरी 4 संप्रदाय यानी कि मनोविज्ञान के 3-4 संप्रदाय आप लोग यहाँ पर पढ़ते हो। लेकिन मनोविज्ञान के और भी बहुत ज्यादा संप्रदाय है, ठीक है, कभी आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। लेकिन इन संप्रदाय के अंदर, या ये मनोविज्ञान के जो स्कूल हुए, या जो इससे जुड़े मनोवैज्ञानिक हुए, वो लर्निंग के बारे में क्या बात कहते हैं, और जो आज का जो आपका संप्रदाय है रचनावाद का, कंस्ट्रक्टिविज्म का, वो आपको क्या कहता है, जरा उसके ऊपर एक बार नजर डालिए, ठीक है। देखिए जब मैं यहां पर आपके सामने कह रहा था
तो सबसे पहले मैं यहां पर लिख देता हूं, 3 संप्रदाय मैं यहां पर उठा लेता हूं। व्यवहारवाद यानी कि बिहेवियरिज्म, ठीक है। दूसरा उठा लेता हूं संज्ञानवाद, कोग्निटिविज्म, तीसरा उठा लेता हूं संरचनावाद, लिख लीजिए या फिर इसको, या रचनावाद लिख लीजिए। कंस्ट्रक्टिविज्म, इसको लिख लेना अपने हिसाब से, ठीक है। मैंने रचनावाद लिख दिया ना, जैसे संरचनावाद हो गया, कंस्ट्रक्टिविज्म यानी ये रचनावाद यहाँ पर हो गया। अब ये जो मनोविज्ञान के जो ये संप्रदाय हुए, जो साइकोलॉजी के जो स्कूल से यहाँ पर हुए, वे लर्निंग के बारे में क्या कहते हैं? देखिए, जो एक बहुत पुराना और बहुत क्रांतिकारी एक अपने आप में संप्रदाय रहा, व्यवहारवाद। व्यवहारवाद ये कहता है जो आपका रहता था टीचर सेंटर्ड होता था, या अध्यापक केंद्रित की बात करता था, ये टीचर सेंटर्ड होता था। एक्टिव किसको मानता था? एक्टिव यानी कि जो सक्रिय मानता था, टीचर को मानता था। तो ये हमेशा किसकी बात कहता था कि टीचर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। टीचर बच्चों को जो लर्निंग करेगा, जो चीजें सिखाएगा, वही बच्चे यहाँ पर चीजों को सीखेगा। तो सबसे ज्यादा जो एक्टिव रहता था, वो सबसे ज्यादा एक्टिव रहता था टीचर। सबसे ज्यादा सक्रिय माना गया टीचर को, और बच्चों को पैसिव यानी कि निष्क्रिय माना गया। वे बच्चे के अपने पास कोई बुद्धि समझ नहीं है, जो टीचर उसको सिखाएगा वो बच्चे यहाँ पर चीजों को सीखेगा, ठीक है। कैसे सीखेगा वो सीखेगा भाई आपका बिहेवियरिज्म के अंदर, वो सीखेगा स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के थ्रू। स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के थ्रू यहां पर सीखेगा, यानी कि उद्दीपक या उत्तेजना लिख सकते हो, और अनुक्रिया के जरिए यहां पर सीखेगा। जैसे मैंने आपको स्टिमुलस दे दिया, मैंने आपको स्टिमुलस यहां पर दे दिया कि भाई अगर आप लोग मेरी क्लास को अच्छी तरीके से पढ़ लेते हो तो आपका एग्जाम पास हो जाएगा। तो मैंने आपको एक उद्दीपक दिया कि स्टिमुलस दिया, और जैसे ही मैंने स्टिमुलस दिया तो आप मेरी सभी क्लासेस को अच्छी तरीके से देख लोगे, हाँ यार निचोड़ कर देंगे, पढ़ जाएंगे इसको यहाँ पर। जैसे भी वो शादी वाला एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, तो जो लड़की का फादर था उसने एक प्रकार का स्टिमुलस उस व्यक्ति को दिया कि भाई अगर तुझे मतलब मेरे लिए आप लड़की चाहिए तो तुझे पहले नौकरी लेनी पड़ेगी। तो स्टिमुलस के रूप में एक प्रकार का पुरस्कार दिया। तो जो पुरस्कार होते हैं, यानी जो ये जो पनिशमेंट की बात होती है, तो ये व्यवहारवाद के अंदर होती थी, ठीक है। ये जो किसकी बात होती थी, जो पुरस्कार हो गया, किसको पुरस्कार देना है, या किसको पनिशमेंट देनी है, या किसको दंड देना है, इसकी बात व्यवहारवाद करता था। तभी तो टीचर सेंटर्ड की बात होती थी कि बच्चा सही से नहीं कर रहा था, ठोक दो उसे, पिटाई कर दो यहाँ पर उसकी, ठीक है। तो जैसे ही किसी को कोई स्टिमुलस दिया कि बेटा तभी तुझे मेरी लड़की मिलेगी जब नौकरी लेगा, तो तुरंत व्यक्ति रिस्पॉन्स अनुक्रिया करना शुरू करता है। चलो यार पढ़ते हैं, ठीक है, करते टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी, कौन सी भर्ती आई है, किससे पढ़ाई करेंगे, अच्छा ये बहुत नाम सुना है इस मास्टर का, सचिन का, चलो पढ़ते हैं, ठीक है। फिर सिलेबस देखते हो, पैटर्न देखते हो, पढ़ाई करना शुरू करते हो, मॉक टेस्ट लगाते हो, तो रिस्पॉन्स करना शुरू करते हो। देखिए पहले जब आपको कोई पुरस्कार मिलेगा, या मान लीजिए आपको कोई पनिशमेंट मिल रही है, उससे डर की वजह से अगर आप रिस्पॉन्स कर रहे हो, तो क्या आपकी एक इफेक्टिव लर्निंग ये मानी जाएगी? आज के युग में जिस टाइम पर व्यवहारवाद के अंदर ये वाली बात कही गई थी, तो ज्यादातर व्यवहारवादियों ने इसका यहाँ पर एक तरीके से मतलब इसको स्वीकारा, इसको बढ़ावा दिया। यल थोंडाइक थे, बहुत बढ़ावा यहाँ पर दिया, स्टिमुलस थ्योरी, रिस्पॉन्स थ्योरी के बारे में बताया। थोंडाइक आए आपके, पावलोव आए आपके, मतलब अनेक ऐसे स्किनर वगैरह आपके सामने आए। ये सारे वो व्यवहारवादी थे जो इस वाली बात को कहते थे कि अगर हम किसी को स्टिमुलस दे दे तो वो फिर उसके प्रति रिस्पॉन्स करता है। फिर अन्य को एग्जाम्पल इन्होंने दिए, चाहे किसी ने घंटी बजाकर बिल्ली को बुलाया, ठीक है, जैसे किसी ने आपको कुत्ते को पिंजरे के अंदर बंद करके उसको यहाँ पर दिया कि जब हम किसी को स्टिमुलस देंगे तो तब वो उसके प्रति रिस्पॉन्स करेगा और उस चीज को सीखेगा। कि अगर हम किसी भूखे जानवर को, ठीक है, भूखे जानवर को रोज आके खाना दे रहे, तो वो खाना उसके लिए स्टिमुलस है, और जब वो रोज आके उसको पता लगे मुझे खाना कैसे है, तो वो उस चीज को सीखेगा। यानी कि लर्निंग के लिए जो महत्वपूर्ण फैक्टर माना गया वो क्या माना गया? स्टिमुलस। कि बिना स्टिमुलस के व्यक्ति नहीं सीख सकता, जबकि आज की डेट के अंदर ये गलत है, बिना स्टिमुलस के व्यक्ति सीख सकता है, ठीक है। ये वाली बात आप लोग यहां पर समझिए।
उसी प्रकार से व्यवहारवाद हुआ, बहुत लंबे समय तक चला, बहुत लंबे टाइम तक इसके जो मनोवैज्ञानिक रहे उन्होंने अपना झंडा फहराए रखा, लेकिन धीरे धीरे करके व्यवहारवाद की आलोचना शुरू होनी स्टार्ट होगी। ठीक है, और उसके बाद आया कोग्निटिविज्म, उसके बाद आया आपका कोग्निटिविज्म यानी कि संज्ञानवाद। ठीक है, यानी आपका संज्ञानवाद आया कि जो कोई व्यक्ति होता है, ये जो बच्चा होता है, वो अपनी जो मानसिक प्रक्रियाएं होती है, जो मेंटल प्रोसेस यहाँ पर होता है, जो मेंटल प्रोसेस होता है, जो यहाँ पर मानसिक प्रक्रियाएं होती है, उसके द्वारा व्यक्ति सीख रहा होता है। और इसमें टीचर का इतना रोल नहीं रहा भाई आपका, टीचर एक फैसिलिटेटर का काम कर रहा है इसके अंदर। ठीक है, यहाँ फैसिलिटेटर नहीं है, यहाँ तो टीचर ही सब कुछ है। लेकिन इनके अंदर जो यहाँ पर आपका टीचर रहता है, इनके अंदर यहाँ पर जो आपका टीचर रहता है, यहाँ पर वो आपका टीचर एक फैसिलिटेटर की फॉर्म में होता है दोनों जगह। टीचर एक फैसिलिटेटर की फॉर्म में होता है, इसको आप लोग हिंदी में सुविधादाता, जिसको सुगमकर्ता के रूप में जाना जाता है। मतलब जो चीजों को आसान बनाए, जो चीजों के लिए आपके लिए सुविधा प्रदान करे, और जहां पर बच्चा अपने आप फिर ज्ञान के निर्माण यहाँ पर करे। ठीक है, इस वाली बात को आप लोग यहाँ पर समझ गए। ठीक, उसके बाद मैं बात कर रहा था कोग्निटिविज्म की, बात कर रहा था कि जो मेंटल प्रोसेस होता है, मानसिक प्रक्रिया होती है, संज्ञानवाद। देखो संज्ञान का भी मतलब क्या मैंने बताया, कोग्निशन, संज्ञान, ये मानसिक प्रक्रिया है। कोग्निशन ने बताया था कि भाई दोबारा मत जाना, वो लड़की का पिताजी बुला रहा है, खूब मारेगा तुझे, क्योंकि उसको पता है कि किस जगह पर कौन से इमोशंस का यहाँ पर यूज करना है। ठीक है, तो संज्ञान को सारी चीज पता है, आपके माइंड के अंदर ही जो कोग्निशन है ना, इसको सब चीज पता है। इसके आधार पर आप नई नई चीजें सीख रहे होते हो यहाँ पर भाई। ठीक है, आप लोग यहाँ पर अटेंशन बना रहे होते हो, अपना अवधान यहाँ पर ध्यान केंद्रित कर रहे होते हो, आप चीजों को अपने माइंड के अंदर ऑर्गेनाइज यहाँ पर कर रहे होते हो। ये सबसे पहले सीडीपी पैडागोजी पढ़ूंगा, फिर ये सब्जेक्ट पढ़ूंगा, उसके अंदर इसको कनेक्ट करके दूसरे सब्जेक्ट के साथ करूंगा। ठीक है, आप पुनः प्राप्ति कर रहे होते हो, आप पुनः प्राप्ति यहाँ पर कर रहे होते हो, यानी कि रिट्राइवल यहाँ पर कर रहे होते हो, कोई चीज को दोबारा से सीख रहे होते हो, दोबारा प्रस्तुत यहाँ पर कर रहे होते हो। ये सभी मानसिक प्रक्रिया के द्वारा यहाँ पर करते हो। उसी प्रकार से बच्चा भी यहाँ पर कर रहा होता है। ठीक है, जैसे इसके अंदर एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक जो आपको देखने को मिलते हैं, जीन पियाजे यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी यहाँ पर दी। ठीक, उसके बाद उसी प्रकार से फिर एक और आया संरचनावाद या रचनावाद या कंस्ट्रक्टिविज्म, यहाँ पर कह सकते हो कि बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण यहाँ पर खुद से कर रहा है। ठीक है, बच्चा अपना जो है ज्ञान का निर्माण जो कर रहा है, जो नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर रहा है, नॉलेज को कंस्ट्रक्ट यानी कि नॉलेज का जो निर्माण कर रहा है, वो बच्चा खुद से कर रहा है। ठीक है, वो बच्चा कैसे कर रहा है, खुद से कर रहा है। और खुद से कैसे करता है, पूर्व अनुभव के आधार पर, पूर्व अनुभव जो प्रीवियस एक्सपीरियंसेस होते हैं उनके आधार पर करता है। जैसा आप लोग कर रहे हो, आपने लर्निंग के बारे में थोड़ा बहुत पहले पढ़ा होगा। ठीक है, आज मेरी क्लास में पढ़ रहे हो, क्या पता आगे और भी इसके बारे में पढ़ो, तो जो पहले पढ़ा उसको एक आधार मानकर आगे की चीज आप सीख रहे हो। तो पूर्व अनुभव के आधार पर आप लोग नए नए कंसेप्ट आप लर्निंग के बारे में सीख रहे हो। उसी प्रकार से छोटा बच्चा भी यहाँ पर करता है। तो जो यहाँ पर लर्निंग हुई, व्यवहारवाद के अंदर कैसे हुई, संज्ञानवाद के अंदर कैसे हुई, रचनावाद के अंदर कैसे हुई, वो भी मैंने आपको बता दी। तो आज की क्लास के अंदर हमें यही देखना था कि लर्निंग का जो बाकी के दूसरे कंसेप्ट है उससे क्या रिलेशन है, और किस संप्रदाय के अंदर लर्निंग किस प्रकार की यहाँ पर हुई। इनके अंदर आपका जो बच्चा है वो एक्टिव है, ध्यान रखना इस वाली बात को। यहाँ पर जो बच्चा है वो आपका एक्टिव है, वो सक्रिय है। या टीचर की इतना रोल नहीं है, टीचर तो सिर्फ एक फैसिलिटेटर है कि भाई हमें सुविधाएं दे दो, बता दो क्या करना है, बाकी हम अपने आप करेंगे अपने ज्ञान का निर्माण। ठीक है, तो यहाँ पर टीचर बच्चा सबसे महत्वपूर्ण है इन दोनों के अंदर। अब देखिए आज की इस क्लास के बाद अब मैं कुछ क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ, इनका आंसर आप लोग यहाँ पर देना और देखना कि भाई आपको लर्निंग और उसके बीच में जो ये यहाँ पर रिलेशन है वो कितने यहाँ पर समझ में आए। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं हुआ अभी तक यहाँ पर आपको? हाँ, कोग्निटिव चाइल्ड सेंटर्ड रहेगा आपका। ठीक है, शादी वाली अभी तक बात चल रही है। ठीक है, चलिए बात करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया कि शिक्षिका के विद्यार्थियों की, खासकर जो सुविधा वंचित वर्ग है, ऐसा वर्ग जो सुविधा से वंचित है,
यानी जो कोई पिछड़े समुदाय का बच्चा है, आर्थिक तौर पर गरीब बच्चा है, ठीक है, तो सुविधा से वंचित वर्ग का अगर कोई बच्चा है, उसकी सफलता एवं असफलता, पास और फेलियर के बारे में विचार अक्सर उनके सीखने व अभिप्रेरणा, यहाँ पर बात हो रही है उनके मोटिवेशन और उनके लर्निंग की बात हो रही है, लर्निंग और उनके मोटिवेशन की बात हो रही है, को प्रभावित करते हैं। इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला कहता है कि शिक्षक की जो अपेक्षाएं होती है वो बच्चों के सीखने यानी कि लर्निंग को बेहद प्रभावित करती है। बिल्कुल ठीक बात है। अब मेरी अपेक्षा आप लोगों से ये है कि आप लोग अपने एग्जाम को पास करिए, टॉपर बनिए, ठीक है, मेरे पास फिर इंटरव्यू देना आइए। तो मेरी अपेक्षा अगर आपसे नहीं रहेगी, अगर मेरी अपेक्षा ये रहे, इनके बस की ना होने का कुछ भी, ठीक है, बेफालतू में यार रोज आके बैठ जाते हैं, कमेंट कर रहे होते हैं, ऐसे दिखाते हैं जैसे कितने पढ़े लिखे हैं। कहते हो तुम बेवकूफ हो, तुम्हारे बस की कुछ नहीं होने का, अपने माँ बाप के पैसे बर्बाद यहाँ पर करवा रहे हो। मेरे तो उम्मीद ही नहीं है कि तुम यहाँ पर कर जाओगे। अगर मान लीजिए कोई टीचर ऐसी बात कहे तो आपको बुरा लगेगा, बुरा लगेगा, आपको डिमोटिवेशन आपके अंदर आएगा, ठीक है, बहुत डिमोटिवेट फील करोगे, यार हमें तो मतलब कुछ मान ही नहीं रहे। तो ऐसा नहीं कहना चाहिए ना किसी टीचर को, तुम्हें मूर्ख बेवकूफ गधा बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। आपसे अपेक्षा रखनी चाहिए, क्या शानदार बच्चे हैं सभी, ए यहाँ पर आंसर दे रहे हैं, ये है ब्रिलियंट बच्चे, ये है वो बच्चे जो टॉप करेंगे पूरे देश भर के अंदर, ऐसा कहना चाहिए ना। तो टीचर को बच्चे से अपेक्षा रखनी चाहिए हर प्रकार की, ठीक है, और जो बच्चों के सीखने को बेहद प्रभावित भी करती है। पहला ठीक है, ये कहता है कि शिक्षक को कक्षा में बच्चों की स्वायत्ता पर काबू रखना चाहिए। नहीं भाई, यहाँ पर जो उनकी खुद की ऑटोनोमी होती है उस पर काबू रखना चाहिए। नहीं, अब मेरे सामने क्वेश्चन है, आप धड़ धड़ करके उसका आंसर दे रहे हो। अब मैं ये तो नहीं कह रहा कि नहीं सिर्फ इसका आंसर बताओ, बाकी के बारे में मत बताओ, या मैं ये तो नहीं कह रहा कि जब मैं पूछूंगा तब आंसर बताना। क्वेश्चन है, आप अपनी तरफ से आंसर दे रहे हो, सही दे रहे हो गलत कह रहे हो, वो यहाँ कोई मैटर ही नहीं करता, आप सही दो या गलत दो, बट आप अपनी स्वायत्ता, अपने आप से कार्य कर रहे हो ना, ठीक है, तो उस पर काबू नहीं रखना चाहिए। तीसरा कहता है शिक्षक को बच्चों को प्रतिस्पर्धा यानी कि जो कंपटीशन यहाँ पर होता है, ठीक है, का जो यहाँ पर कंपटीशन होता है, कहा गया कंपटीशन वर्ड, टीचर शुड एनकरेज चिल्ड्रन टू परफॉर्म बेटर देन अदर्स एंड कंप्लीट वेल। अच्छा, प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन करने में एक दूसरे से बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। नहीं भाई, एक दूसरे से कंपटीशन के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए, एक दूसरे से कोलेबरेटिव या कोऑपरेटिव तरीके से सीखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। समझे आप लोग इस बात को? जो लर्निंग होना चाहिए वो लर्निंग आपकी कोलेबरेटिव, आपस में सहयोगात्मक तरीके से सीखना, कोऑपरेटिव, आपस में ग्रुप बना के सीखना, उस प्रकार से यहाँ पर करनी चाहिए, ठीक है। अगला दिया हुआ है आपके सामने, शिक्षक को ऐसे विद्यार्थियों को हर हालत में असफलता यानी कि फेलियर से बचने के लिए रणनीतियों में प्रशिक्षण देना चाहिए। सभी को देना चाहिए भाई। आंसर आपका फर्स्ट यहाँ पर सही है। चलिए नेक्स्ट आ गए हम अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, नजर डालते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट कहता है कि वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चे, अगेन वही बच्चे आगे, जो अधिगम एवं विकास, यहां पर बात हो रही है किसकी, जो बात हो रही है लर्निंग और डेवलपमेंट की, यहां पर बात हो रही है। इसके संदर्भ में कौन सा कारक संभावित जोखिम वाला है? लर्निंग और डेवलपमेंट के बारे में कौन सा नेगेटिव ऑप्शन है? पहला, अध्यापकों की उनकी क्षमताओं के बारे में नकारात्मक सोच और उनके प्रति बहुत कम अपेक्षाएं रखनी चाहिए। अभी तो कहा अपेक्षाएं बहुत ज्यादा रखनी चाहिए और नेगेटिव नहीं पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए, तो ये नेगेटिव है। और नेगेटिव का भाई यही आंसर आपका ठीक हो जाएगा। पाठ्य पुस्तकों की कहानियों में सुविधा वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों का मुख्य पात्र के रूप में प्रतिनिधित्व यानी कि उनको रिप्रेजेंटेशन करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए भाई, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके एनसीईआरटी की बुक है, मान लीजिए उसमें किसी ऐसे वर्ग का रख दे, जैसा भी मैं वो देख रहा था कल परसों दशरथ मांझी जी के बारे में, उन्होंने अकेले ही पहाड़ को काट कर मतलब रास्ता बना दिया। अब मान लीजिए उनके बारे में बुक्स के अंदर आ गया, तो बच्चों को बताओ उनके बारे में, देखो एक कैसे किस प्रकार से गरीब व्यक्ति ने परेशान होकर मतलब या इस प्रकार से एक मोटिवेट होकर इतने बड़े पहाड़ को अकेला काट दिया। तो ये तो करना चाहिए भाई, ठीक है। तो मुख्य पात्र के रूप में उसको प्रतिनिधित्व करना चाहिए, पॉजिटिव करना चाहिए। जहां तक संभव हो सके विद्यालय में दिए जाने वाले ज्ञान यानी कि नॉलेज और जो स्थानीय ज्ञान होता है, ठीक है, जो यहाँ पर लोकल नॉलेज यहाँ पर होती है, स्थानीय ज्ञान यहाँ पर होता है, उसके बीच में जुड़ाव पर बल देना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। स्कूल में दिए जाने वाला ज्ञान और जो रियल लाइफ में ज्ञान होता है उसको आपस में कनेक्ट करके पढ़ाना चाहिए, ये भी पॉजिटिव है। चौथा कहता है कि कक्षा में विजातीय आधारित समूह बनाना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। विजातीय, यहाँ पर बात हो रही है हिटेरोजीनियस की बात हो रही है, होमोजीनियस की बात नहीं हो रही है। किसकी? होमोजीनियस की बात नहीं हो रही है, यहां पर बात हो रही है हिटेरोजीनियस की बात हो रही है। देखिए हिटेरोजीनियस ये कहता है कि जहां बच्चे या व्यक्ति के अंदर अलग अलग क्षमताएं होती है। मान लीजिए जैसे मेरा इंटरेस्ट अलग है, आपका इंटरेस्ट अलग है, मेरा मोटिवेशन अलग है, मान लीजिए मैं इंटरनली तौर पर हूं, आप एक्सटर्नली तौर पर हो सकते हैं।
मान लीजिए मेरे अंदर एटीट्यूड बड़ा पॉजिटिव है, आपके अंदर नेगेटिव है, तो मेरे और आपके बीच में या बच्चों के बीच में जो यहाँ पर जो अनेक प्रकार की जो उनके अंदर क्षमताएं, विशेषताएं, योग्यताएं होती है वो अलग अलग होती है। इसलिए बच्चे की योग्यता क्षमताओं को जानकर उनके अनुरूप यहाँ पर शिक्षण देना चाहिए। और किसको देना चाहिए? टीचर को यहाँ पर देना चाहिए। तो यहाँ पर एक जैसे ग्रुप के आधार पर नहीं कहा जा रहा उनको, होमोजीनियस की यहाँ पर बात नहीं हो रही, हिटेरोजीनियस की बात हो रही है। तो ये आप कर सकते हो उसके अंदर, ठीक है। तो आंसर इसमें क्या हो जाएगा? पहला यहाँ पर सही हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या अध्यापन अधिगम प्रक्रिया, यानी कि यहां पर बात हो रही है आपके टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की यहां पर बात हो रही है। तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में भय यानी डर, भय का इमोशन, इसकी कोई भूमिका होती है? अगर मैं कहूं कि जो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं तुम्हारे एग्जाम में नहीं आएगा, और मैंने इस बार सोचा है मैं जितने भी बच्चे मेरे पास पढ़ना है सबको फेल करवा दूंगा, ऐसी ऐसी चीज पढ़ाऊंगा जो एग्जाम में भी नहीं आएगी। तो हमारे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में क्या आ गया? डर, भय, ठीक है। आप कहोगे ले भाई ये तो डुबवा देगा लुटिया, पैसे तो गए गए, समय का भी नाश करवा दिया इसने। तो उसी दौरान आपने देखा होगा जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो टीचर क्या कहता था? तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा, मुर्गा बना दूंगा तुम्हें, यहाँ पर इस वाले चैप्टर को ध्यान से पढ़ो, जिसने भी गलत आंसर दिया यहाँ के मुर्गा बन जाना या डंडे खाने के लिए तैयार रहना। तो जब इस प्रकार से टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर डर आ जाता है, भय आ जाता है, ठीक है, बच्चे के अंदर इस प्रकार की हीन भावना यहाँ पर आ जाती है, तो भाई टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को वो नेगेटिव तौर पर प्रभावित करता है। तो डर की कोई भूमिका होती है क्या हमारे और आपके टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में? टीचर और स्टूडेंट के टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में डर की भूमिका होती है? डर की भूमिका कतई नहीं होनी चाहिए। तो डर की भूमिका हाँ नहीं, डर की भूमिका नहीं होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? डर की भूमिका नहीं होनी चाहिए। तो दो ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर बचे हैं। क्यों नहीं होनी चाहिए डर की भूमिका? क्योंकि जो डर होता है, भय होता है, उसकी वजह से अधिगम यानी कि लर्निंग से संबंध विच्छेद हो जाता है, लर्निंग से हम भटक जाते हैं, हमारा ध्यान फिर चैप्टर के ऊपर कम रहता है। ये रहता है कि आज मोटे डंडे से टीचर मारेगा, छोटे डंडे से टीचर यहाँ पर मारेगा, तो वो हो जाता है। और विद्यार्थी भयपूर्ण परिस्थितियों में बहुत कम यहाँ पर जोखिम लेते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। यहाँ पर ये कहता है डर की भूमिका नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि डर एक संवेग है। बिल्कुल ठीक बात है। डर क्या है? डर भाई आपका एक इमोशन है, अभी मैंने आपको बताया, और इसलिए संज्ञान से संबंधित नहीं है। गलत भाई, संज्ञान से आपका संबंधित होता है, जो आपका कॉग्निशन होता है उससे संबंधित होता है। कॉग्निशन नहीं तो बताया था कि बुलाती है मगर जाने का नहीं, ठीक है। तो ये भी आपका क्या हो गया? गलत हो गया। तो यहां पर सिर्फ आंसर ये सेकंड आंसर यहाँ ठीक हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट की ओर पर। सीमा, सोनी, ट्विंकल कुमारी, गीतांजलि कुमारी, रूबी कुमारी, अरुण कुमार, वेरी गुड, आंसर बिल्कुल ठीक दे रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया। कथन यानी कि असर्शन वाला क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया है। क्या कहता है कि एक अध्यापक को ऐसी अधिगम कार्य नहीं अभिकल्पित करने चाहिए जो बच्चों को पाठ्य पुस्तक यानी कि जो टेक्स्ट बुक होती है उसके अलावा किसी और स्रोत से ज्ञान अर्जन को यहाँ पर बढ़ावा दे। गलत। खाली पाठ्य पुस्तकों पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए, उसके अलावा जो भी कुछ और सोर्स मिले उससे अपनी नॉलेज को एक्वायर करनी चाहिए, ज्ञान को यहाँ पर अर्जित करना चाहिए। मान लीजिए जो भी बच्चा अपनी टेक्स्ट बुक के अंदर पढ़ रहा है, सपोज एनसीईआरटी की बुक है उसमें बच्चा पढ़ रहा है, लेकिन रियल लाइफ में उसको कुछ नया अनुभव मिल रहा है, किसी टीचर के माध्यम से नया अनुभव मिल रहा है, तो भाई जो ज्ञान वो अपनी पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से अर्जित कर रहा है, एक्वायर कर रहा है, उसको रियल लाइफ से कनेक्ट करके करना चाहिए। अलग अलग सोर्स से उसको कनेक्ट करना चाहिए और अलग सोर्स के माध्यम से खोजबीन करके एक्सप्लोर करके सीखना चाहिए। तो ये वाली बात तो भाई गलत है। तर्क इसमें ये दिया है, रीजन इसके अंदर ये दिया है कि अधिगम और ज्ञान, यहां पर बात होगी नॉलेज और लर्निंग की यहां पर बात होगी, ये संप्रेषित होते हैं, ट्रांसमिटेड होते हैं, मतलब ट्रांसफर होता है। जैसे मैंने बताया लर्निंग पॉजिटिव ट्रांसफर, लर्निंग नेगेटिव ट्रांसफर और लर्निंग जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, और इच्छित या सर्जित नहीं है। गलत भाई, ये कंस्ट्रक्टेड होती है। जैसे मैंने आपको बताया नॉलेज कंस्ट्रक्टेड होती है। जैसे बच्चा अपनी नॉलेज को कैसे कंस्ट्रक्ट करता है? पूर्व ज्ञान के आधार पर कंस्ट्रक्ट करता है, यानी कि अपने ज्ञान का जो निर्माण करता है, रचना करता है, वो पूर्व अनुभव के आधार पर यहाँ पर करता है। तो ये भी गलत है, दोनों गलत है भाई, ए और आर यहाँ पर दोनों गलत है, ठीक है। तो फोर्थ आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। बिल्कुल ठीक, आप लोग यहाँ पर जा रहे हो, ठीक है। हमारे नाम बहुत स्पीड से जा रहे, पकड़ भी नहीं पा रहा। इसके अंदर देखता हूँ अगर पकड़ में आ जाए तो। भाई इसका और पेज को हटिए, मैं तो इसमें कंफ्यूज ही रह जाता हूँ। इसका खोलिए उसको एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इस बार देखूंगा कौन ठीक बताएगा। नेक्स्ट कहता है कि प्रेरणा और सीखना, यहां पर बात हो रही है, मोटिवेशन की बात हो रही है और लर्निंग की बात हो रही है। इसके बारे में कौन सा कथन सही है? पहला,
सीखना यानी कि लर्निंग तब प्रभावी होता है जब छात्र सजा से बचने के कारण अभिप्रेरित होते हैं, सजा से बचने के लिए नहीं, खुद से इंटरनली तौर पर यहां पर मोटिवेटेड होते हैं। ठीक है, तो ये तो आपका होने सरा। दूसरा देखते हैं, सीखना तब प्रभावी होता है जब छात्रों में आंतरिक अभिप्रेरणा हो, इंटरनली मोटिवेटेड हो कि भाई हर हालत में नौकरी लेनी है क्योंकि उसके पापा जी ने कह रखा है कि तभी तुझे लड़की का हाथ मिलेगा। तो बिल्कुल ठीक आंसर यहाँ पर ही हो जाएगा। ठीक है, इस चैप्टर के बारे में आप लोग पूरा डेप्थ में पढ़ोगे, मोटिवेशन के बारे में। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन के बारे में आप लोग क्या कहते हो। लास्ट क्वेश्चन कहते हैं, कथन यहाँ पर, असर्शन यहाँ पर आपके सामने दिया हुआ है कि प्रभावी शिक्षण में, यानी कि इफेक्टिव टीचिंग की बात हो रही है, इफेक्टिव टीचिंग में छात्रों के साथ सकारात्मक संबंध यानी कि पॉजिटिव संबंध बनाना और उनको भावनात्मक रूप से यानी कि इमोशनल तौर पर उनकी जो भी जरूरतें होती है उसको महत्व देना, ये बिल्कुल करनी चाहिए। इफेक्टिव टीचिंग तभी हो पाएगी जब आप बच्चे की सभी चीजों को यहाँ पर पूरा कर पाए। तर्क इसमें दिया है कि जो भावनाएं होती है और सीखना होता है, यानी कि जो हमारी इमोशंस होती है, जो मैंने बताया अभी आपको, इमोशंस होती है और लर्निंग होती है, वो आपस में परस्पर संबंधित होती है, इंटर रिलेटेड यहाँ पर होती है। ठीक है, बताओ भाई सही आंसर क्या होगा, किसके साथ जा रहे हो। 2-4 के नाम पकड़ के देखता हूं किसके साथ यहाँ पर जा रहे हो। ठीक है, किसके साथ जा रहे हो। ये भाई 5वीं का ये आंसर आ रहा है अभी तो, अभी भी पीछे चल रहे हैं इनके थोड़े कमेंट। हमारा 6ठा है, इनको बोल के भाई थोड़ा सा टाइम करवाए। अभी हमारा 6ठा चल रहा है, 5वीं के आंसर आ रहे हैं अभी भाई। थोड़ा सा जो है ना, बच्चे इतनी भारी संख्या में लाइव आते हैं तो सिस्टम मतलब ऐसा हो जाता है कि मतलब 1-2 क्वेश्चन का गैप हो जाता है कभी कभी। अभी जैसे मैं अभी आपको 6ठे क्वेश्चन के बारे में पूछ रहा हूँ, बट अभी आपके पिछले आंसर आ रहे हैं, मतलब हमारे सिस्टम पे। ये तब होता है जब बच्चे बहुत संख्या में होते हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते हो आप कितने बच्चे पढ़ रहे होंगे एक साथ। ठीक है, देखो अभी भी आपका 5-5 चल रहा है, 5 का बी, इससे पहले वाला बी था क्या हमारा, 5 का बी। हाँ ठीक है, तो अभी आपका 6ठा नहीं आया। ठीक है चलो, तब तक इसका आंसर दो। बताओ भाई, बिल्कुल ठीक बात है, आपके इफेक्टिव टीचिंग के लिए बच्चों को हर प्रकार की जरूरतों को महत्व देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए, सही है। और इमोशंस और लर्निंग आपस में एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होती है, एक दूसरे को प्रभावित यहाँ पर होती है, बिल्कुल यहाँ पर होती है, ये भी ठीक है। और दोनों एक दूसरे को यहाँ पर प्रभावित भी कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि इमोशंस की बात आ गई तो भावनात्मक जरूरतों की यहाँ पर बात आ गई। ठीक है, तो ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या यहाँ पर करता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आज की हमारी क्लास थी, उस क्लास के अंदर मैंने आपको बताया लर्निंग और उससे जुड़े कंसेप्ट के बारे में, और किस संप्रदाय के अंदर लर्निंग के बारे में क्या बात की गई है वो आपके सामने शेयर किया। और कोई आपका डाउट हो तो अभी आप लोग मेरे से पूछ सकते हो, और यहाँ पर लर्निंग की क्लास आपकी खत्म हो जाती है। ठीक है, अब आइए भाई। ठीक है, रिया कुमारू कह रही है 6 का ए, पुशिश 6 का ए कह रही है, रबरी कुमारी ए, ज्योति ए, निशा कुमारी ए, गुड़िया कुमारी ए, सादिया परवीन ए, अब और अपडेटेड आए। तंजीम फातिमा ए, रफत जहान ए, सरिता कुमारी ए, यास्मीन ए, बर्फी खातून ए, वो था ट्रू। बोथ कौन से दोनों, अच्छा मतलब असरसन ओरिजिन दोनों ठीक है, वेरी गुड भाई। ठीक है, ठीक है। निक्की कुमारी ए, नीरज कुमार यहाँ पर ए कह रहे हैं, मुस्कान ए कह रहे हैं, तनुजा यहाँ पर ए कह रही है, सुनील कुमार भी ए कह रहे हैं, कामिनी ए कह रही है, सलीक ए कह रहे हैं, निधि ए कह रही है, अनीसा कुमारी ए, रागिनी कुमारी वो भी यहाँ पर ए कह रही है, वेरी गुड भाई, बिल्कुल ठीक आप लोग जा रहे हो। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर सर। सचिन कुमार, अरे तेरे तो नाम में कुछ है, सचिन कुमार। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपकी क्लास होती है खत्म। कोई डाउट है, डाउट है तो पूछिए। अब डाउट कैसे पूछो, अभी आपका 6ठा आंसर चल रहा है, पूछो अगर कोई आपका डाउट रह गया हो तो। वैसे मैं पूरी कोशिश करता हूँ मेरी क्लास में कोई डाउट किसी तरीके का ना बचे। ठीक है, और हमारे पास AI डाउट फीचर भी है जो आपको नहीं मिलेगा और ज्यादातर जगह देखने को। ठीक है भाई, क्लास कैसी लगी वो भी बताना। और नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है, और अधिगम बच्चा कैसे करता है, ये क्लासेस आपकी जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें अपलोड कर दी जाएगी, क्योंकि मैंने उसको इस प्रकार से पढ़ा हुआ है पूरा डेप्थ में कि उसके अलावा मुझे नहीं लगता उसको उससे बाहर कोई चीज़ कभी किसी एग्जाम के लिए भी जाएगी, ना सिर्फ आपका एग्जाम के लिए। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अब जब आपकी नेक्स्ट क्लास होगी, नेक्स्ट कोई भी टॉपिक आपके सामने होगा।